हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल संदीप बायोवाला में। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कवर कराने वाला हूं क्लास 10th का बायोलॉजी का चैप्टर सेकंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कंप्लीट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इस वीडियो के अंदर आपको केवल 33 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ये एनसीईआरटी के जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो आइए हम देरी ना करते हुए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और कुछ सारे क्वेश्चंस को कवर करते हैं। तो आप कंप्लीट वीडियो को देखिए और सारे क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझिए। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट रिसेप्टर्स। तो रिसेप्टर्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट, हमको 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। सबसे पहला स्टेटमेंट है गस्टेटरी रिसेप्टर्स डिटेक्ट टेस्ट वाइल ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर डिटेक्ट स्मेल। तो आपको देखना है जो गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं वो टेस्ट को डिटेक्ट करवाने में हेल्प करते हैं और ऑल्फैक्टरी जो रिसेप्टर्स होते हैं वो स्मेल को पता लगाने में हेल्प करते हैं। तो ये आपका यहाँ से ये स्टेटमेंट सही है, बट हम आगे की और स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं एक बार। बोथ गस्टेटरी एंड ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स डिटेक्ट स्मेल, दोनों क्या स्मेल को डिटेक्ट करवाती हैं, ये बिल्कुल गलत है बी स्टेटमेंट। नेक्स्ट है ऑडिटरी रिसेप्टर्स डिटेक्ट स्मेल एंड ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स डिटेक्ट टेस्ट। ऑडिटरी रिसेप्टर्स की बात करें तो ऑडिटरी रिसेप्टर जो होता है वो सुनने वाली इन्फॉर्मेशन को हमारी मतलब हमारे ब्रेन के अंदर पहुंचाने का काम करता है। तो वो हीयर करवाने में हेल्प करता है, हीयर को डिटेक्ट करता है। तो यहाँ से ये स्टेटमेंट भी गलत है। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स डिटेक्ट टेस्ट एंड गस्टेटरी रिसेप्टर्स स्मेल, यहाँ से आपका दोनों ऑप्शंस में उल्टा उल्टा दे दिया। जो गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं वो आपके टेस्ट का पता लगाने में हेल्प करते हैं और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो होते हैं वो आपका स्मेल का पता लगाने में हेल्प करते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रेवल इन ए न्यूरॉन फ्रॉम। जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होती हैं जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ जाती हैं वो कहाँ से कहाँ की तरफ ट्रेवल करती हैं। सबसे पहला ऑप्शन है आपका डेंड्राइट, एक्सोन, एक्सोनल एंड सेल बॉडी। तो सबसे पहले डेंड्राइट आता है, ये बिल्कुल सही है। सेल बॉडी आएगा दूसरे नंबर पर। तो सबसे पहले मैं आपको सीक्वेंस बता दूं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जब मूव करती है तो हमारे किसी भी बॉडी पार्ट से सेंसरी जो नर्व होता है उसके अंदर सबसे पहले डेंड्राइट में जाएगा। जो इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल इन्फॉर्मेशन डेंड्राइट में पहुंचेगी और डेंड्राइट से वो जो इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी वो सेल बॉडी की तरफ पहुंचेगी और सेल बॉडी के बाद पहुंचेगी वो एक्सोन में और एक्सोन के बाद एक्सोनल एंड में। तो आपका यहाँ से जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट है, ये आपका सही ट्रेवल दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड क्वेश्चन, इन ए साइनेप्स केमिकल सिग्नल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम। जो साइनेप्स होता है उसके अंदर केमिकल सिग्नल ट्रांसमिटेड होते हैं, कहाँ से लेकर के कहाँ तक होते हैं। अगर हम न्यूरॉन की बात करें, न्यूरॉन के अंदर जो केमिकल सिग्नल होते हैं जो न्यूरॉन के अंदर कंप्लीट डेंड्राइट से लेकर के एक्सोनल एंड तक जो न्यूरॉन के अंदर जो इम्पल्सेज पहुँचती हैं वो आपकी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज पहुँचती हैं। बट डेंड्राइट के एंड पॉइंट से लेकर के एक्सोनल के एंड पॉइंट से लेकर के और डेंड्राइट के स्टार्ट पॉइंट तक जो पहुंचती है इन्फॉर्मेशन वो केमिकल की फॉर्म में पहुंचेगी, केमिकल इम्पल्स की फॉर्म में पहुंचेगी। तो यहाँ से देखते हैं आपका कौन सा आंसर है। तो साइनेप्स के अंदर केमिकल सिग्नल में ट्रांसफर होता है, वो जो होता है कहाँ से, एक्सोन टू सेल बॉडी ऑफ सेम न्यूरॉन। ऐसा ये भी नहीं है आपका। यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट ऑप्शन आपका डेंड्रिक एंड ऑफ वन न्यूरॉन एंड एक्सोनल, यहाँ तो जो इम्पल्स पहुंचेगी वो इलेक्ट्रिकल की फॉर्म में पहुंचेगी। तो आपका ये भी ऑप्शन गलत है। थर्ड ऑप्शन है आपका सेल बॉडी टू एक्सोनल एंड ऑफ सेम न्यूरॉन, एक न्यूरॉन के अंदर सेल बॉडी से एक्सोनल एंड तक पहुंचना, ये भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के द्वारा होती है। तो ये भी यहाँ से इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है आपका एक्सोनल एंड टू वन न्यूरॉन, एक न्यूरॉन के एक्सोनल एंड से लेकर के दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रिक एंड तक इन्फॉर्मेशन जो पहुँचती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम केमिकल सिग्नल बोलते हैं और वो केमिकल इम्पल्स के रूप में होती है। तो एक न्यूरॉन होती है हमारे पास में, मान लो हमारे पास में ये एक न्यूरॉन है, इसका ये एक्सोनल एंड है और यहाँ पे दूसरी न्यूरॉन। तो इनके बीच में जो गैप है इस गैप को हम साइनेप्स बोलते हैं और इस गैप के बीच में जो इम्पल्स जनरेट होगी वो केमिकल सिग्नल के रूप में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फोर्थ क्वेश्चन, इन ए न्यूरॉन कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू ए केमिकल सिग्नल अकर्स एट इन। तो आपको देखना है न्यूरॉन के अंदर, एक न्यूरॉन में जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल का जो कन्वर्जन होता है वो केमिकल के अंदर, वो किसके अंदर होगा, अभी बताया आपको। जो न्यूरॉन के अंदर जो केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट होगा वो एक्सोनल एंड के अंदर जा करके होगा।
डेंड्राइट से लेकर के सेल बॉडी से होकर के एक्सोन से होकर के एक्सोनल एंड तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंचती है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में पहुंचती है। एक्सोनल एंड के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो उस इम्पल्स को केमिकल इम्पल्स में या फिर केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वो सारा जो काम होता है वो आपका एक्सोनल एंड के अंदर होता है। तो आपका फोर्थ क्वेश्चन का ऑप्शन जो बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिफ्थ क्वेश्चन, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द रिफ्लेक्स आर्क। तो रिफ्लेक्स आर्क के कंपेयर में देखना हमें करेक्ट सीक्वेंस कौन सी है। अगर रिफ्लेक्स आर्क की बात करें तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन को ले जाने वाले रिसेप्टर्स हैं। तो चार ऑप्शंस में आपको रिसेप्टर्स दिए हुए हैं। इसके बाद में रिसेप्टर्स के बाद में आती है आपकी सेंसरी न्यूरॉन। सबसे पहले रिसेप्टर ले रहा, फिर सेंस करने वाली न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन को जो सेंस करेंगी वो न्यूरॉन उस पाथवे के थ्रू जाएगा और वो सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी आपकी स्पाइनल कॉर्ड में, और फिर उसके बाद में वो सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी आपकी स्पाइनल कॉर्ड उनका रेस्पॉन्स करेगा, तुरंत रेस्पॉन्स करने के बाद उन्हें पहुंचाएगा मोटर न्यूरॉन में, और मोटर न्यूरॉन के बाद में वो मसल्स में पहुंचेगी और मसल्स वहाँ से हमारी रेस्पॉन्ड करेंगी। तो जैसे कि जो रिफ्लेक्स आर्क वाला एग्जाम्पल था, जैसे कि किसी हम हॉट ऑब्जेक्ट को छूते हैं तो हमारा हाथ बाई चांस किसी हॉट ऑब्जेक्ट से टच हो जाता है तो हमारी सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू तुरंत स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा और वहाँ से आर्क बन के तुरंत एक आर्क बनेगी और आर्क बन के वो मोटर न्यूरॉन में इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी और मोटर न्यूरॉन करेगी मसल पे वर्क और हम तुरंत अपने हाथ को हटा लेंगे। ये बहुत ही सेकंडों के अंदर, माइक्रो सेकंडों के अंदर काम हो जाता है। तो जो पाथवे वहाँ पे जो सही पाथवे रिफ्लेक्स आर्क का जो यूज हो रहा है वो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल वहाँ से करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। आपको देखना है कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही है। तो हम देखेंगे यहाँ से कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही है। सडन एक्शन इन रेस्पॉन्स ऑफ समथिंग इन एनवायरमेंट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। अचानक से कोई रेस्पॉन्स होता है एनवायरमेंट के प्रति, जैसे मैंने अभी हॉट ऑब्जेक्ट वाला एग्जांपल बताया, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। तो आपका यहाँ से ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट है, सेंसरी न्यूरॉन कैरी सिग्नल फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू मसल्स। जो सेंसरी न्यूरॉन होते हैं वो सिग्नल को स्पाइनल कॉर्ड से मसल्स की तरफ ले जाएंगे, बिल्कुल गलत ऑप्शन है। जो सेंसरी न्यूरॉन होंगे वो सिग्नल को क्या काम करेंगे, सेंसरी न्यूरॉन से लेकर के स्पाइनल कॉर्ड की तरफ ले जाएंगे वापस। तो मसल से लेकर के स्पाइनल कॉर्ड की तरफ ले जाएंगे, मसल्स न्यूरॉन में नहीं जाएगा। जो सेंसरी न्यूरॉन है बॉडी पार्ट से लेकर के स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाएगा। नेक्स्ट को ऑप्शन आपका, मोटर न्यूरॉन कैरी सिग्नल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू स्पाइनल कॉर्ड। जो मोटर न्यूरॉन होते हैं वो सिग्नल्स को लेंगे कहाँ से, जो सिग्नल लेंगे रिसेप्टर से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। मोटर न्यूरॉन क्या काम करते हैं, मोटर न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड से बॉडी पार्ट की तरफ जाते हैं, ना कि रिसेप्टर से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, द पाथ थ्रू विच सिग्नल आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम ए रिसेप्टर टू मसल्स और ए ग्लैंड इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। एक पाथ जो कि सिग्नल जो है ट्रांसमिट होता है, जो सेंस न्यूरॉन के द्वारा जो सिग्नल गया हुआ है, जो रिसेप्टर सिग्नल जो गया हुआ है वो मसल्स में या फिर ग्लैंड में कन्वर्ट होता है वापस। जब स्पाइनल कॉर्ड उनका एक तरीके से रिप्लाई देगा तो वहाँ से रेस्पॉन्स देगा, तो वहाँ से एक आर्क बनेगी। वो रेस्पॉन्स किसी ग्लैंड के लिए भी जा सकता है, वो रेस्पॉन्स किसी मसल्स के लिए भी जा सकता है। तो ये आपका स्टेटमेंट यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है। तो 6th क्वेश्चन की पहली स्टेटमेंट सही है, 4th स्टेटमेंट सही है और ये आपको दिखाई दे रही है ऑप्शन सी के अंदर। 6th क्वेश्चन का जो सही है वो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द ह्यूमन ब्रेन। आपको ह्यूमन ब्रेन के बारे में स्टेटमेंट देखनी है कौन सी सही है। द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन, कि जो सोचने वाला जो मेन पार्ट है वो हाइंड ब्रेन है। ब्रेन के 3 पार्ट हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन तो काम करेगा नहीं थिंकिंग करने का, वो तो फोर ब्रेन करता है। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट हो गई। दूसरी स्टेटमेंट है आपकी, सेंटर्स ऑफ हियरिंग, स्मेल, मेमोरी, साइट ETC आर लोकेटेड फोर ब्रेन। जो सुनने वाली, स्मेल करने वाली, मेमोरी करने वाली, साइट करने वाली जो लोकेशन होती है वो फोर ब्रेन में होती है। ये आपका यहाँ से बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इनवॉलेंट्री एक्शंस लाइक जैसे सेलिवेशन होना, मतलब लार ग्रंथि जो हमारी लार छोड़ती है, वॉमिटिंग होना, उल्टी आ जाना, ब्लड प्रेशर किस तरीके से कंट्रोल होता है, उनको कंट्रोल करने वाला जो पार्ट है वो मेडुला हाइंड ब्रेन का। तो यहाँ से आपका बिल्कुल ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। जो आपका मेडुला होता है, मेडुला ऑब्लोगेंटा, ब्रेन हाइंड ब्रेन का जो पार्ट है, हाइंड ब्रेन का पार्ट है वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में करता है, हमारी इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करने में करता है एक तरीके से। तो वॉमिटिंग, सेलिब्रेशन, ब्लड प्रेशर ये इनवॉलेंट्री एक्शन में आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, सेरिब्रम डज नॉट कंट्रोल पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। जो सेरिब्रम होता है,
जो हाइंड ब्रेन का पार्ट है सेरिबेलम, वो सेरिबेलम जो होता है वो पोस्चर बॉडी के बैलेंस को कंट्रोल नहीं करता क्या, वो बॉडी के बैलेंस को और पोस्चर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है, इसकी वजह से ये स्टेटमेंट गलत है। तो आपका ये ऑप्शन सेकंड और थर्ड सही है। तो आपका सेकंड और थर्ड जो दिखाई दे रहा है वो ऑप्शन सी के अंदर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से 7th क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय। ये अभी आपको बताया है, पोस्चर और बैलेंस को कंट्रोल करने वाला बॉडी का जो हाइंड ब्रेन का जो पार्ट है वो आपका सेरिबेलम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेट फ्रॉम। जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो कहाँ से ओरिजिनेट होकर के आती है। अगर स्पाइनल कॉर्ड की बात करें, हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट है हमारे। सबसे पहले पोन्स आता है ऊपर की तरफ, फिर उसके बाद में सेरिबेलम आता है, सबसे नीचे की तरफ जो होता है जो स्पाइनल कॉर्ड से जो अटैच होता है वो होता है मेडुला वाला पार्ट। तो आपका 9th क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10th, द मूवमेंट ऑफ सूट टुवार्ड लाइट। जब जो ट्रोपिज्म है, ट्रोपिज्म का जो एग्जाम्पल है आपका, जब वो किसी प्लांट की जो सूट की लाइट के टुवार्ड, लाइट की तरफ मूवमेंट होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, फोटोट्रोपिज्म। और केमिकल की तरफ होती है तो केमियोट्रोपिज्म, वाटर की तरफ होती है तो हाइड्रोट्रोपिज्म, और ग्रेविटी की तरफ होती है तो उसे बोलते हैं जियोट्रोपिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, द मेन फंक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड इन प्लांट। प्लांट के अंदर जो एब्सिसिक एसिड जो काम करवाने का काम करवाएगा, एब्सिसिक एसिड जो है वो क्या काम करवाएगा। फर्स्ट ऑप्शन है आपका इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ सेल, सेल की लेंथ इंक्रीज करवाने में बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा। प्रमोशन ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन को भी प्रमोट नहीं करेगा। प्रमोट ऑफ ग्रोथ ऑफ स्टेम, ग्रोथ, तो ग्रोथ का, सेल डिवीजन का, लेंथ बढ़ने का ये काम नहीं करता, बल्कि उनके इनहिबिटर काम करता है, ग्रोथ को रोकने का काम करता है, फलों को नीचे गिरने का काम करता है, फॉलिंग ऑफ लीफ करवाता है, लीव्स जो पत्तियां पीली पड़ जाती हैं उनका काम करवाता है। तो ये एक तरीके से ग्रोथ को रोकने वाला काम करवाता है। तो यहाँ से 11 क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएट विद द ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो आपको देखना है कौन सा इनमें से प्लांट की ग्रोथ नहीं करवाने में हेल्प करता है। ऑक्सिन भी प्लांट की ग्रोथ करवाता है, जिब्रेलिन भी प्लांट की ग्रोथ करवाता है, साइटोकाइनिन भी प्लांट की ग्रोथ करवाता है, बट एब्सिसिक एसिड जो है वो प्लांट की ग्रोथ नहीं करवाता है। इसलिए यहाँ से आपका ऑप्शन एब्सिसिक एसिड बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे प्लांट की ग्रोथ को, काम को रुकवाने वाला या फिर प्लांट की ग्रोथ में जो इन्वॉल्व नहीं है वो ऑप्शन पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ विच हार्मोन। तो आयोडीन जो होता है वो कौन से हार्मोन को बनाने में हेल्प करवाता है, किसके लिए वो जरूरी होता है। एड्रेनलिन हार्मोन के लिए, थायरोक्सिन के लिए, इंसुलिन के लिए, या फिर ऑक्सिन के लिए। अगर हम यहाँ से बात करें, जो आयोडीन होता है वो थायराइड जो है, थायराइड ग्लैंड को मेंटेन करता है, तो आयोडीन जो है थायरोक्सिन हार्मोन बनाने में हेल्प करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इंसुलिन। इंसुलिन के बारे में आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखनी है यहाँ से। तो सबसे पहला ऑप्शन है इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम पेनक्रियाज। तो जो आपका इंसुलिन है ये पेनक्रियाज से प्रोड्यूस होता है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, पेनक्रियाज से आपका प्रोड्यूस होता है। आपको यहाँ पे इनकरेक्ट देखना है। दूसरा है इट रेगुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। ये बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट को काम करवाने में हेल्प करवाएगा। ये बिल्कुल आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि जो बॉडी की डेवलपमेंट, जो बॉडी का ग्रोथ और डेवलपमेंट करवाएगा वो ग्रोथ हार्मोन और सेक्सुअल करेक्टर वाले हार्मोन जो होते हैं, जो हम जब प्यूबर्टी स्टेज पे आते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप की ग्रोथ करवाते हैं। तो और ग्रोथ हार्मोन हमारी बॉडी में स्टार्टिंग से ही ग्रोथ करवाता है। नेक्स्ट है इट रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल। ये ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। ये बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन है इनसफिशिएंट सीक्रेशन ऑफ इंसुलिन विल कॉज डायबिटीज। अगर बिल्कुल थोड़ी मात्रा में इंसुलिन रिलीज होता है, सीक्रेशन होता है इंसुलिन का पेनक्रियाज ग्लैंड से, तो उस पेशेंट को डायबिटीज हो जाता है। तो वो बिल्कुल सही बात है, वहाँ वो पेशेंट डायबिटीज का शिकार हो जाता है। तो यहाँ से ये स्टेटमेंट सही है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपकी बी है और क्वेश्चन नंबर के अंदर इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है, तो इसलिए आपका यहाँ से ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, सिलेक्ट दी मिसमैच्ड पेयर। आपको जो गलत मैच कर रहा है वो सिलेक्ट करना है। इधर की तरफ आपको हार्मोन दिए हुए हैं, इधर की तरफ आपको ग्लैंड दी हुई है। एड्रेनलिन, एड्रेनलिन जो ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी भी ग्लैंड है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो टेस्ट से रिलीज होता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो ओवरी से रिलीज होता है, सही है। थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड से होता है, ये भी सही है। बट यहाँ पे पिट्यूटरी भी और एड्रेनलिन भी, ये दोनों, जो पिट्यूटरी जो ग्लैंड है वो आपका एड्रेनलिन जो हार्मोन ग्लैंड करेगी वो एड्रेनल ग्लैंड करेगी, जो कि किडनी के ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है। तो यहाँ से आपका जो ऑप्शन है
ऑप्शन यहाँ पे मिसमैच देखना, और मिसमैच जो है ए वाला है, तो इसलिए यहाँ का आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, द शेप ऑफ गार्ड सेल चेंज ड्यू टू द चेंज इन। तो आपको देखना है जो गार्ड सेल की जो शेप होती है वो किसके कारण चेंज होती है, किसकी वजह से चेंज होती है। गार्ड सेल जो होते हैं प्लांट के स्टोमेटा के अंदर, प्लांट के स्टोमेटा के अंदर गार्ड सेल होते हैं। और स्टोमेटा कब ओपन होते हैं, जब उनके अंदर वाटर का अमाउंट ज़्यादा फिल हो जाता है। जब उनके अंदर से वाटर का अमाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो वो सिकुड़ जाएंगे, वो एक तरीके से क्लोज हो जाएंगे। ओपन कब होंगे, जब उनके अंदर वाटर की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। तो वाटर के ऊपर डिपेंड करेगा, ना कि प्रोटीन के ऊपर करेगा, ना टेम्परेचर के ऊपर करेगा। सेल्स में जब वाटर का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा तो वो क्लोज ओपन हो जाएंगे, और जब वाटर का अमाउंट कम होगा तो वो क्लोज हो जाएंगे। गार्ड सेल जो होती हैं जिनकी वजह से स्टोमेटा ओपन और क्लोज होते हैं। तो ये आपका यहाँ से 16 क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 17, द ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल इन पी प्लांट। पी प्लांट के अंदर देखनी है हमें जो टेंड्रिल की ग्रोथ होती है वो किसके कारण होती है। तो टेंड्रिल की ग्रोथ जो होती है पी प्लांट के अंदर वो लाइट की इफेक्ट से होगी, या फिर इफेक्टिव ऑफ ग्रेविटी, ना लाइट की इफेक्ट से होती है ना ग्रेविटी की इफेक्ट से होती है। रैपिड सेल डिवीजन इन टेंड्रियल सेल दे दैट आर अवे फ्रॉम द स्पोर्ट। जो टेंड्रिल जो होता है, जैसे अगर मैं बात करूं जो हमारा पंपकिन है, पंपकिन की जो एक तरीके से बेल वगैरह हम घर पे लगाते हैं, तो पंपकिन जो होता है उसको हम एक लकड़ी की हेल्प से उसे हम ऊपर की तरफ किसी प्लांट पे या फिर किसी पार्ट पे उसे हम ग्रो करवाने में हेल्प कराते हैं। तो वहाँ से जो एक कॉइल्ड लाइक जो घुमावदार गूंज जैसी स्ट्रक्चर होते हैं उसे टेंड्रिल बोलते हैं। और टेंड्रिल की जो सेल होती है वो उधर की तरफ ग्रो करती है जहाँ पे उनको सपोर्ट दिखाई देता है। तो यहाँ से 17वें क्वेश्चन का आंसर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18, द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवार्ड ओव्यूल। जो पोलन ट्यूब की ओव्यूल की तरफ जो ग्रोथ होती है वो किसका एग्जाम्पल है, ट्रोपिज्म के किसका एग्जाम्पल है। तो जो पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ होती है वो उसके अंदर जो स्टिग्मा है वो अपने केमिकल की वजह से, स्टिग्मा कुछ केमिकल रिलीज करती है जिनकी वजह से पोलन ग्रेन अपना पोलन ट्यूब बनाना स्टार्ट करता है और वहाँ से पोलन ट्यूब कंप्लीट बनती है। तो ये केमिकल्स का काम है, इसलिए ये जो एग्जाम्पल है वो आपका केमोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, द मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर इन अकॉर्डेंस विद द पाथ ऑफ सन ड्यू टू। जो सनफ्लावर की जो मूवमेंट होती है वो किसके कारण होती है। भाई सनफ्लावर के अंदर जो मूवमेंट होती है, सनफ्लावर जब एक तरीके से खिलता है, जब चमकता है, सनफ्लावर ओपन होता है तो वो लाइट की सेंसेशन में होगा। तो यहाँ से फोटोट्रोपिज्म का ये एग्जाम्पल है आपका। फोटोट्रोपिज्म के कारण जैसे ही सनफ्लावर के पास में लाइट आएगी तो वो ओपन हो जाएगा, और जैसे ही सनफ्लावर के पास में लाइट आनी बंद हो जाएगी तो वो सनफ्लावर का जो फ्लावर है वो मुरझा जाएगा, वो सिकुड़ जाएगा या फिर क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 20, द सब्सटेंस दैट आर ट्रिगर्स द फॉल ऑफ मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट फ्रॉम प्लांट ड्यू टू। कौन सा सब्सटेंस है, कौन सा केमिकल है जिसकी वजह से जो मैच्योर लीफ हो जो होती हैं वो झड़ जाती हैं, या फिर फ्रूट जो होते हैं मैच्योर वो झड़ जाते हैं। तो अभी आपको बताया था ऑक्सीजन भी नहीं है इसका, जिब्रेलिन भी नहीं है, साइटोकाइनिन भी नहीं है। एब्सिसिक एसिड केवल अकेला ऐसा है जो कि ग्रोथ को इनहिबिट करवाएगा, ग्रोथ को रोकने का काम करवाएगा, फ्रूट्स को नीचे की तरफ फॉलो अप कर देगा। इसके साथ साथ जो मैच्योर लीफ होती है उनको फॉलो अप कर देगा, जो लीफ होती है उनको येलोविश कलर का कर देगा। ये सारे जो काम करेगा वो कौन करेगा, एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ट्रांसमिशन। आपको देखना है यहाँ से ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। जो नर्व इम्पल्स में जो ट्रांसमिट होती है नर्व इम्पल्स के बारे में हमें यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखनी है, कौन सी है। सबसे पहली स्टेटमेंट है नर्व इम्पल्स ट्रेवल फ्रॉम डेंट्रिक एंड टूवार्ड एक्सोनल एंड। जो नर्व इम्पल्स होती हैं वो डेंट्रिक एंड से लेकर के एक्सोनल एंड की तरफ मूव करती हैं, बिल्कुल सही है। आपका यहाँ से इनकरेक्ट बताना, तो यहाँ से आपका ये स्टेटमेंट सही है, दूसरी वाली। एट द डेंट्रिक एंड इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ब्रिंग अबाउट रिलीज कुछ ऑफ सम केमिकल्स एंड जनरेट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। तो यहाँ पे बोल रहा है जो डेंट्रिक और इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्स होते हैं वो कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं, उसके बाद में इलेक्ट्रिकल कंपल्स के रूप में कन्वर्ट होते हैं। तो आपका यहाँ से ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है आपका द केमिकल्स रिलीज फ्रॉम एक्सोनल एंड वन न्यूरॉन क्रॉस दी साइनेप्स। जो केमिकल्स, बिल्कुल ये सही है, एक्सोनल एंड से कुछ केमिकल्स रिलीज होंगे और वो केमिकल साइनेप्स को क्रॉस करने के बाद में फिर दोबारा से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करेंगे। तो यहाँ से आपका ये ऑप्शन सही है, दूसरे न्यूरॉन के अंदर जा करके वो क्या काम करेंगे, इलेक्ट्रिकल मतलब एक न्यूरॉन के एक्सोनल एंड में तो वो केमिकल रिलीज होना स्टार्ट हो रही हैं और साइनेप्स से क्रॉस होकर के वो
वापस जैसे ही दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट में पहुंचेंगे तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में, सेम टाइप की इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से आपका जो ऑप्शन जो गलत है, सबसे पहले फोर्थ ऑप्शन को और कल क्लियर करते हैं हम। ए न्यूरॉन ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स नॉट ओनली अनदर न्यूरॉन बट ऑल्सो मसल्स और ग्लैंड सेल्स। जो एक न्यूरॉन होती है वो इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्स जो ट्रांसफर होती हैं वो केवल एक न्यूरॉन से लेकर के दूसरी न्यूरॉन तक ही नहीं है, वो एक न्यूरॉन से लेकर के मसल्स तक भी ट्रांसफ़र हो सकती है, वो एक न्यूरॉन सेल से लेकर के ग्लैंड सेल तक भी ट्रांसफ़र हो सकती है। तो यहाँ से ये स्टेटमेंट भी सही है। तो यहाँ से आपकी जो स्टेटमेंट जो इनकरेक्ट है वो वाली है आपकी स्टेटमेंट आपकी बी वाली। तो यहाँ से आपका बी वाली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है और क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22, इनवॉलेंट्री एक्शन इन द बॉडी आर कंट्रोल्ड बाई। इनवॉलेंट्री एक्शन जो होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर मेडुला के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, बट मेडुला किसका पार्ट है? मेडुला हमारा हैंड ब्रेन का पार्ट है, इसलिए 22 का आंसर आपका सी। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनवॉलेंट्री एक्शन। तो आपको देखना है इनमें से कौन सा इनवॉलेंट्री एक्शन का पार्ट नहीं है। वॉमिटिंग होती है इनवॉलेंट्री एक्शन में। इनवॉलेंट्री का मतलब जो हमारी बिना इच्छा के काम होते हैं, तो हमें उल्टियाँ कभी भी आ सकती हैं अपनी मर्जी से। सेलिब्रेशन, हमारी लार ग्रंथि कभी भी लार सीक्रेट करती रहती है। हार्ट बीट हमारा हर टाइम चलता रहता है। बट जो च्युइंग करते हैं, जो हम भोजन पचाते हैं, जो भोजन खाने का जो काम करते हैं, दांतों से जो भोजन चबाते हैं, वो इनवॉलेंट्री एक्शन नहीं है, वो वॉलंट्री एक्शन है। जब हम भोजन खाएंगे, जब हम अपने मुंह को चलाएंगे, तभी हमारा जो भोजन है वो च्युइंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, व्हेन ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सर्व कोल्ड। तो आपको देखना है कि एक पर्सन जो है वो जुकाम से सफ़र किया हुआ है, ही और सी, या वो मेल है या फिर फीमेल है, उसके बॉडी के अंदर क्या नहीं हो सकता है। तो अगर हम कोल्ड से सफ़र करते हैं, तो कोल्ड से सफ़र करने के बाद में हम किसी भी एक तरीके से जो भोजन होता है उसकी अच्छे से, या किसी भी चीज़ की हम अच्छे से स्मेल को पता नहीं कर पाते हैं, अच्छे से उसे पहचान नहीं पाते हैं। तो डिफ्रेंशिएट ऑफ टेस्ट, तो टेस्ट के लिए तो ये बिल्कुल है ही नहीं यहाँ पे कोल्ड के लिए। तो स्मेल, ये डिफरेंस बिटवीन स्मेल ऑफ परफ्यूम फ्रॉम दैट दी अगरबत्ती। तो आपको जो परफ्यूम और अगरबत्ती की जो स्मेल है उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है जिस बंदे को, जिस भी पर्सन को कोल्ड से सफ़र हो जाता है, तो वो अच्छे से स्मेल का पता नहीं लगा पाएगा। तो यहाँ से आपका जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25। आपको यहाँ पे देखना है व्हाट इज़ द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ द फ्लोइंग इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो करेक्ट डायरेक्शन देखनी है आपको। तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है यहाँ से ये एक्सोनल एंड से आपका इधर की तरफ, एक्सोनल एंड से आपका डेंड्राइट की तरफ जा रहा है, बल्कि ऐसा नहीं होता है, डेंड्राइट से एक्सोनल एंड की तरफ जो है इम्पल्स जाती हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ से इधर से एक्सोनल एंड से डेंड्राइट की तरफ और इधर से एक्सोनल एंड से डेंड्राइट की तरफ। तो ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 3। यहाँ से देखते हैं हम, यहाँ से उल्टा उल्टा चल रहा है, डेंड्राइट से एक्सोन की तरफ है, इधर डेंड्राइट से एक्सोन की तरफ। तो यहाँ से आपका डेंड्राइट से, यहाँ से भी डेंड्राइट से एक्सोन की तरफ, फिर एक्सोन से डेंड्राइट की तरफ, यहाँ से जो साइनेप्स को क्रॉस करके फिर डेंड्राइट से एक्सोन की तरफ। तो यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है आपका। इसमें भी गलत है क्योंकि इसमें दोनों का जो टेल वाला पार्ट है वो दोनों का एक साथ जॉइन है, जबकि जो एक्सोनल एंड है वो डेंड्राइट के साथ में एक गैप के थ्रू ज्वाइन होता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट थायरोक्सिन। थायरोक्सिन जो हार्मोन है उसके लिए कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। आयरन इज असेंशियल फॉर दी सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन। तो जो आयरन होता है वो थायरोक्सिन के लिए असेंशियल होता है, तो ऐसा तो कुछ नहीं है आपका, यहाँ से ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा है इट रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म। ये हमारी बॉडी के अंदर फैट के, प्रोटीन के, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म कराने में हेल्प करता है, तो ये आपका यहाँ से बिल्कुल सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपकी थायराइड ग्लैंड रिक्वायर्ड आयोडीन इन टू सिंथेसिस थायरोक्सिन। तो जो थायराइड ग्लैंड होती है वो रिक्वायर करती है, मतलब आयोडीन बनाने के लिए थायरोक्सिन से आयोडीन बनाने के लिए रिक्वायरमेंट करती है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है आपकी। थायरोक्सिन इज कॉल्ड थायराइड हार्मोन। थायरोक्सिन ग्लैंड को ही हम क्या, थायरोक्सिन को ही हम क्या बोलते हैं, थायराइड हार्मोन। तो यहाँ से आपका ए वाली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इसलिए आपका यहाँ से आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है 26 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27,
ड्राफिज्म रिजल्ट ड्यू टू, जो बौनेपन हो जाता है, जो बच्चों के अंदर बौनापन हो जाता है या फिर किसी प्लांट के अंदर बौनापन होता है, वो किसके कारण होता है? एक्सेस सीक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन का ज़्यादा सीक्रीशन होने से, ये भी गलत है आपका। लेस सीक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, अगर ग्रोथ हार्मोन कम सीक्रीट होता है, अगर ग्रोथ हार्मोन कम सीक्रीट होता है तो उस बच्चे की हाइट भी कम ही बढ़ेगी। तो ड्राफिज्म का जो रीजन है वो आपका है लेस सीक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। नेक्स्ट है लेस सीक्रीशन ऑफ एड्रेनलिन, एड्रेनलिन का तो ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है। एक्सेस सीक्रीशन, अगर ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है तो बहुत ज़्यादा बंदे की हाइट बढ़ती है। तो यहाँ से आपका जो 27 का ड्राफिज्म का जो एग्जाम्पल है वो आपका है, ड्राफिज्म का जो रिजल्ट है वो है आपका लेस सीक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। भाई ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज हुआ उसकी बॉडी से, इसलिए वो थोड़ा छोटा रह गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में हम देखेंगे ड्रामेटिक चेंज इन बॉडी फीचर एसोसिएट विद प्यूबर्टी आर मेनली बिकॉज द सीक्रीशन। तो जो जब बच्चा बड़ा होता है, जब बॉयज़ भी प्यूबर्टी स्टेज पर आते हैं, गर्ल्स भी प्यूबर्टी स्टेज पर आते हैं, तो उनकी बॉडी के अंदर जो चेंजिंग देखने को मिलते हैं वो किसकी कारण देखने को मिलते हैं? कौन से सीक्रेशन इनके कारण देखने को मिलते हैं? ऑस्ट्रोजन फ्रॉम टेस्टिस, टेस्टिस से क्या ऑस्ट्रोजन रिलीज होता है? नहीं, टेस्टिस से ऑस्ट्रोजन रिलीज नहीं होगा। टेस्टिस से जो होता है वो टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है, और टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो टेस्टिस से और ओवरी से जो होता है वो ऑस्ट्रोजन होता है। तो यहाँ से आपका ये एक तरीके से इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है एस्ट्रोजन फ्रॉम एड्रेनल, एड्रेनल ग्लैंड से एस्ट्रोजन रिलीज होगा, ये भी आपका इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है आपकी स्टेटमेंट सी, टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम टेस्टिस और एस्ट्रोजन फ्रॉम ओवरी, ये बिल्कुल मैं सही कर रहा है। जो टेस्टोस्टेरोन है वो मेल प्राइमरी सेक्स हार्मोन है, एस्ट्रोजन है जो वो फीमेल प्राइमरी सेक्स हार्मोन है। तो टेस्टोस्टेरोन जो वो टेस्टिस से रिलीज होता है और जो एस्ट्रोजन है वो ओवरी से रिलीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 29, क्वेश्चन नंबर 29। ए डॉक्टर एडवाइज टू ए पर्सन टू टेक एन इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन बिकॉज, एक जो डॉक्टर होता है वो एक पर्सन को बोलता है कि भाई आप इंसुलिन का इंजेक्शन लगवाइए, क्यों? क्योंकि हिज ब्लड प्रेशर वाज लो, उसका ब्लड प्रेशर कम है। हिज हार्ट बीट वाज बीटिंग स्लोली, उसकी हार्ट बीट कम है। हिज वाज सफरिंग फ्रॉम गोइटर, उसकी बॉडी के अंदर गोइटर से मतलब गोइटर की बीमारी है। हिज शुगर लेवल इन द ब्लड वाज हाई, उसकी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो शुगर लेवल वो कैसा है, ज़्यादा है। तो यहाँ से जब बॉडी के अंदर जब शुगर लेवल ज़्यादा हो जाता है तो उसके अंदर इंसुलिन की डोज दी जाती है। तो आपका यहाँ से 29 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। द हार्मोन विच इंक्रीज दी फर्टिलिटी इन मेल्स इज कॉल्ड, ऐसा कौन सा हार्मोन है जो मेल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करवाने में हेल्प करता है, मतलब मेल सेक्स हार्मोन, जिसका नाम अभी थोड़ी देर पहले बताया था टेस्टोस्टेरोन। बाकी के ग्रोथ हार्मोन बॉडी के अंदर ग्रोथ करवाएगा, इंसुलिन का काम करवाता है, और आपका ऑस्ट्रोजन जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से निकलने वाला हार्मोन है। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड इज अनपेयर्ड, आपको देखनी है कौन सी ग्लैंड जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड अनपेयर्ड में है। अनपेयर्ड का मतलब यहाँ पे वो पेयर में हमें देखने को नहीं मिलती हैं। तो नेक्स्ट यहाँ से जो आपका है एड्रेनल ग्लैंड की बात करें, एड्रेनल ग्लैंड दोनों किडनियों पर रहती हैं, तो ये भी पेयर में है। टेस्टिस जो है वो भी पेयर में है, ओवरी भी पेयर में है, और यहाँ से जो है वो पेयर में जो नहीं है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड पेयर में नहीं है तो वो अनपेयर्ड है, इसलिए 31 का आंसर जो बन गया ऑप्शन नंबर सी। जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड, 30 क्वेश्चन नंबर 32 है आपका। दो न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को हम क्या बोलते हैं? दो न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को जो नाम देंगे हम वो नाम देते हैं साइनेप्स। तो यहाँ से साइनेप्स है इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 32 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 33। इन ह्यूमंस द लाइफ प्रोसेस आर कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड, ह्यूमन के अंदर जो लाइफ प्रोसेस होती है वो किस किस के द्वारा कंट्रोल की जाती है? अगर ह्यूमन के अंदर बात करूँ मैं, कंट्रोल करने वाली जो बॉडी है वो नर्व सेल हमारी बॉडी के अंदर कंट्रोल करने का काम करती है। इसके साथ साथ आपकी जो एंडोक्राइन सिस्टम जो है जिनके अंदर ग्लैंड्स वगैरह अपना हार्मोन सीक्रेट करती है, ये भी लाइफ प्रोसेस को कंट्रोल करने में और रेगुलेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो आई होप आपको ये 33 क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के ये 33 क्वेश्चंस मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, और आगे आने वाले जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन करने वाले हैं उनके बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चंस आपको काम आने को देखने को मिलेंगे। आपको अगर वीडियो पसंद आया, अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आए हैं तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसी तरीके के आप क्वेश्चंस को रीड करने के लिए या फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट।